खबर एक मिनट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चुनाव की सरगर्मी है तो दूसरी तरफ शराब तस्करी भी जोरों पर है। चुनाव को देखते हुए शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। पटना की गोपालपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भोगीपुर इलाके में छापेमारी की, जहां 4 गाड़ियों में रखे गए 56 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए गए। हालांकि छापेमारी के भनक मिलते ही अवैध शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा कि भोगीपुर इलाके में अवैध शराब कारोबारियों द्वारा 3 कार और 1 पिकअप वैन में अवैध शराब लोड किया जा रहा था। तभी इस बात की भनक पुलिस को लग गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 56 कार्टन विदेशी शराब को जब्त कर लिया। पुलिस ने मौके से 3 कार और 1 पिकअप वैन को भी जब्त किया है। जब्त किए गए कार में प्रेस का स्टिकर भी सटा है। फिलहाल पुलिस जब्त किए गए गाड़ी नंबर के आधार पर अवैध शराब कारोबारियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर सघन छापेमारी अभियान में जुटी है। एक तरफ वायरल फीवर से परेशानी है तो दूसरी तरफ अज्ञात बीमारी का कहर खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में बोबिल पंचायत में पिछले 1 महीने के अंदर 6 बच्चों की मौत हो गई है, जिससे गांव के लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा कि 22 अगस्त तक 15 दिनों के भीतर में बोबिल पंचायत के अलग अलग गाँव में 6 बच्चों की मौत हो गई। परिवार वालों की माने तो अचानक तेज बुखार आया, डॉक्टर के पास मरीज को ले जाया गया, लेकिन 3 दिन में अचानक सभी की मौत हो गई। गांव वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक हुआ क्या है। हालांकि जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। सिविल सर्जन का कहना है कि जांच की जा रही है। जिसको बोलना है वायरल फीवर, उसके चलते नहीं हुआ। कुछ बच्चे एनेमिक थे या और किसी कारण से डेथ हुआ है। टीम गई हुई है और वो जानकारी ले रहा है। हालांकि जो पारंपरिक जानकारी मिल रही है उसमें मौत की वजह वायरल फीवर नहीं है, तो फिर आखिर मौत कैसे हुई, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। राजधानी में इन दिनों वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ गया है। बुखार का हाल यह है कि मौसमी बुखार जो पहले 2 से 3 दिनों में उतर जाता था, वह अब 5 से 6 दिनों में उतर रहा है। पैरासीटामोल जैसी बुखार की दवाई बहुत से बच्चों पर काम नहीं कर रही है। इससे परेशान होकर अभिभावक अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं। पटना एम्स और IGIMS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इसके कारण मौसमी वायरल संक्रमण के शिकार बच्चे वहाँ नहीं जाते, लेकिन PMCH, NMCH, महावीर वात्सल्य समेत लगभग सभी निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में इनकी भीड़ रोजाना दिख रही है। पटना में सरकारी अस्पतालों में एक भी बेड खाली नहीं है। महावीर वात्सल्य अस्पताल में भी नीकू और पीकू के सभी 80 बेड फुल हैं। डॉक्टरों की माने तो ये वायरल फीवर कोरोना का ही साइड इफेक्ट है और उसकी वजह से ही बच्चों में सर्दी खांसी से लेकर सांस लेने की समस्या आ रही है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि जिन नवजात बच्चों के दिल में छेद है और उनके वजन कम है, वो जल्द वायरल इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। तय तो ये था कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के सामने महामारी हाँफने लगेगी। अभी तीसरी लहर की महज आहट है, जिसकी व्यवस्था में पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अचानक वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या में इजाफा ने अस्पतालों और स्वास्थ्य महकमा की परेशानी बढ़ा दी। पूर्णिया में भी वायरल फीवर दस्तक दे चुका है। बड़ी तादाद में बच्चे को लेकर परिजन अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इसमें कुछ मोनाजाइटिस के तो कुछ चमकी बुखार के मरीज हैं। हालांकि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में इलाज की समुचित व्यवस्था है। उनके यहाँ बच्चा वार्ड में 22 मरीज भर्ती हैं, जिसमें अधिकांश वायरल फीवर से ग्रसित हैं। यहाँ पर तो हर चीज़ की, हर तरह की सुविधा है। अभी फिलहाल सब चीज़ की सुविधा, ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर से लेकर हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ पर दवाई से भी प्रॉपर टाइम पर कर रहे हैं। हालांकि प्रबंधन का दावा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दरअसल बिहार में वायरल फीवर के मामले बच्चों में तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि लोग सतर्क रहें और एहतियात बरतें। बेगूसराय सदर अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही की वजह से अब तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू नहीं हो पाया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की व्यवस्था की। लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से सदर अस्पताल में अभी तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत नहीं हो पाई। बच्चों में वायरल बुखार को देखते हुए इन दिनों अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। ऐसे में बच्चों को बाहर से ऑक्सीजन मंगवा कर दिया जा रहा है।
अगर कोविड का थर्ड वेव आ जाता है तो दोनों मिला के ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगा। एक तो निमोनिया के कारण से ऑक्सीजन का खपत बढ़ गया है। ऑलरेडी हम लोग के यहाँ जो पहले 10 सिलेंडर हो रहा था, अभी 20 सिलेंडर खर्चा हो रहा है। और अगर कोविड का थर्ड वेव साथ में अभी आ जाता है, जिसकी संभावना बहुत लोगों ने व्यक्त की है, बहुत सारी सरकारी संस्थाओं ने भी व्यक्त की है। डॉक्टरों की चिंता है कि अगर जल्द ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत नहीं की गई तो कोरोना की तीसरी लहर के दौरान हाहाकार मच सकता है। तीज महापर्व के दिन जहां सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत उपवास की तैयारियों में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्व के दिन ही मोतिहारी जिले के चिरैया के एक गांव में तो जैसे मातम छा गया। यहां 3 बच्चों की एक साथ मौत हो जाने से कोहराम मच गया। यह हादसा चिरैया थाना के मटकोलसी गाँव का बताया जा रहा है। दरअसल 3 बच्चे गुरुवार सुबह कोचिंग जाने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में सड़क किनारे गहरा गड्ढा था, जिसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं थी। पानी भरा होने की वजह से बच्चों को गड्ढे की गहराई का अंदाजा भी नहीं लगा। पहले एक बच्चा गड्ढे में गिरा, उसकी जान बचाने के चक्कर में एक कर तीनों बच्चे गड्ढे में डूब गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर घर सहित गांव में कोहराम मच गया। मृत बच्चों की पहचान करीना कुमारी 10 वर्ष, सोनी कुमारी 8 वर्ष और अभिनंदन कुमार 7 वर्ष के रूप में की गई है। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। बारिश और बाया नदी की तेज धारा में सड़क बह जाने के कारण महुआ की धनराज पंचायत का संपर्क बंद हो गया था। 2 दिनों से सड़क पर तेज गति से पानी का बहाव होने के कारण 20 फीट सड़क टूट गई। सड़क का अस्तित्व समाप्त हो जाने से गांव के लोगों का बाजार से संपर्क भंग हो गया। लोग भारी परेशानी से गुजर रहे हैं। कुल मिलाकर कहे तो अनुमंडल क्षेत्र के कन्हौली धनराज पंचायत के सिंहपुर गांव का सहनी टोला बारिश और नदी के पानी के कारण टापू बन गया है, जहां पर लगभग 50 परिवार अपनी बेबसी पर जीने को मजबूर हैं। 50 परिवार के घर के चारों तरफ दूर दूर तक पानी फैला हुआ है। यहाँ तक कि खाने पीने और शौचालय की भी भारी समस्या है। इसके बावजूद न जनप्रतिनिधि कोई सुध ले रहा है और न ही पदाधिकारी। किसी तरह पानी से होकर जरूरी सामान लाना पड़ता है। ये हाल वैशाली के कई गाँव में था, लेकिन अब स्थिति सामान्य है, जबकि सहनी टोला में परेशानी बनी हुई है। सीतामढ़ी जिले में बारिश लगभग थम गई है, लेकिन बाढ़ का प्रकोप जारी है। जिले में बाढ़ के बाद अब कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोग बागमती नदी के कटाव से परेशान हैं। सीतामढ़ी के रुन्नी सौदपुर प्रखंड के इब्राहिमपुर गांव में बागमती नदी के कटाव की वजह से लोगों में हड़कंप है। कटाव स्थल से गांव की दूरी अब न के बराबर है। लोगों का कहना है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। दरअसल अधवारा समूह की नदियों के उफान से बॉर्डर इलाके में दूर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। अब जबकि नदियों में पानी कम हुआ है तो कटाव शुरू हो चुका है। सबसे परेशानी आती, हम सब किस से, घर से, द्वार से, खेत से, पथार से, हम सब कुछ से परेशानी है। कटानी से बड़ा हाँ परेशान आती, घर द्वार से कट रही। गांव वालों को डर है कि अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो फिर गांव कटाव की भेंट चढ़ सकता है। जून से बिहार की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। एक बार फिर से गंगा के जलस्तर में गिरावट के बाद दियारा इलाके के लोगों को थोड़ा सुकून मिला है, लेकिन गंडक के जलस्तर में दोबारा वृद्धि के कारण मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। बेगूसराय के परिहारा सोनबरसा गांव के तकरीबन 50 घरों में पानी घुस गया है। आलम यह है कि आने जाने के लिए गांव वालों के लिए सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा बचा है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक उन लोगों को नाव नहीं मिल पाया। हालांकि जानकारी मिलने के बाद अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें लोगों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। फिलहाल अंचलाधिकारी ने लोगों को जल्द नाव उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। गरीबों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। गोपालगंज में भी जरूरतमंदों को कल्याणकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा। ताजा मामला खाद्य योजना से जुड़ा है, जहां कई लोगों को अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला है,
जिन्हें राशन कार्ड मिला भी है उन्हें राशन नहीं मिल रहा। बायोमेट्रिक सिस्टम के आधार पर राशन कार्ड देने की योजना बनाई गई ताकि असली लाभुकों को ही खाद्य योजना का लाभ मिल सके, लेकिन सदर प्रखंड के मानिकपुर पंचायत में कई लोग सालों से राशन कार्ड के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड उन्हें नहीं मिला, जबकि कई लोग मरे हुए लोगों के नाम पर भी अनुचित तरीके से राशन का उठाव कर रहे हैं। तो 5 बरस में हमरा 1 ग्राम एथी अनाज नहीं मिला, तो लॉकडाउन में जाते काम करे तो पुलिस लोग मार के भगा देते। सरकार खाद्य सुरक्षा योजना लेकर आई है, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना है, लेकिन लापरवाही की वजह से योजना गोपालगंज में दम तोड़ रही है। बेतिया में अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। चोरों ने एक दुकान से करीब 6 लाख की मोबाइल उड़ा ली, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने दुकान का शटर टेढ़ा कर मोबाइल फोन निकाल लिया। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि एक रिक्शे पर 3 लोग पहुंचते हैं और सड़क पर चहलकदमी करने लगते हैं। इसके बाद चादर की आड़ लेकर दुकान का शटर टेढ़ा कर मोबाइल निकाल लेते हैं। तस्वीरें बुधवार सुबह 3:45 बजे की है। हैरत की बात यह है कि चोर काफी देर तक वहां घूमते रहे, लेकिन पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। अपराधियों ने लगभग आधे घंटे के अंदर 6 लाख रुपए कीमत के 46 मोबाइल की चोरी कर ली। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। घटना नगर थाना क्षेत्र के अजंता सिनेमा चौक की है। तो देखा कि शटर का हल्का सा मुड़ा हुआ था आगे से, फिर अंदर घुस के देखा तो कार्टून से सारा मोबाइल गायब था। स्टॉक मिला 43 फोन था जो गायब था। एले सुबह ऐसी घटना हो जाती है और पता नहीं चलता। ऐसे में समझा जा सकता है कि शहर की सुरक्षा कैसे हो रही है, जबकि डिप्टी सीएम का आवास और बीजेपी अध्यक्ष का आवास इसी शहर में है। बालू के अवैध उत्खनन मामले को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। भोजपुर के पूर्व एमबीआई विनोद कुमार के पटना, बक्सर सहित आरा स्थित आवास में आर्थिक अपराध की टीम ने छापेमारी। बालू माफियाओं के साथ मिलीभगत कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईओयू की टीम ने आरा के मोती झील आनंद नगर में बुधवार को घंटों तक छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक अपराध की टीम को पूर्व एमबीआई के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत हाथ लगे हैं, जिससे अब पूर्व एमबीआई की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके साथ ही आर्थिक अपराध की टीम फिलहाल सस्पेंड चल रहे पूर्व एमबीआई के ससुराल आरा के महाराजा हाथा भी जा सकती है, जहां ससुराल के लोगों से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि बालू माफियाओं से मिले भगत कर अवैध बालू लदे ट्रकों और अन्य वाहनों को पास कराया जाता था। माफियाओं के साथ मिलकर अवैध खनन कराने के आरोप में पिछले दिनों उन्हें सस्पेंड किया गया था। सिमडेगा जिले के लिए मानव तस्करी बदनुमा दाग की तरह है। आदिवासी बहुल जिले में लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर मानव तस्कर उन्हें झांसा देते हैं और फिर लड़कियों को महानगरों की चकाचौंध भरी जिंदगी का झांसा देकर बेच डालते हैं। वहां इन लड़कियों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। पिछले 1 साल में पुलिस ने 16 मामले दर्ज किए, जिसमें 88 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। वहीं 24 मानव तस्करों को जेल भी भेजा गया। पुलिस अब मीडिया के साथ साथ सभी प्रभावशाली लोगों को मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता अभियान में शामिल होकर इस कलंक को समाप्त करने की अपील कर रही है। हर तबके के लोगों का, प्रेस और मीडिया बंधुओं का भी सहयोग मिलेगा तो हम समझते हैं कि बहुत हद तक इसको कम करने में हम कामयाब रहेंगे। सिमडेगा के ग्रामीण क्षेत्रों में फैली गरीबी और भोलापन मानव तस्करों के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। इस पर रोक तभी लग सकती है जब लोगों को जागरूक किया जाए और साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए। गुरुवार को झारखंड विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया। सत्र के 5 दिन नमाज के लिए अलग कमरे पर हंगामा हुआ। नमाज पर शुरू हुई सियासी महाभारत सत्र के आखिरी और 5वें दिन भी जारी रहा, लेकिन इन सब के अलग आखिरी दिन बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अमर बावरी ने सदन में स्पीकर पर ही संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा दिया। अमर बावरी ने सदन के बाहर से सकते हुए सीधा आरोप लगा दिया कि दलित होने की वजह से स्पीकर ने 5 दिनों के इस मानसून सत्र में उन्हें चुप कराए रखा और कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं पढ़ने दिया। और वो पक्ष का सबका मतलब ये आदमी उनका और उस अधिकार से मैंने मांग किया था, लेकिन स्पीकर से नहीं बोलने दिया।
अमर बाउरी यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कह दिया कि उनके आंसुओं को सरकार उनकी कमजोरी नहीं समझे। आंसुओं की इसी धार में वो हेमंत सरकार को बहा ले जाने के लिए वे आर पार की लड़ाई छेड़ेंगे। देश की आजादी के बाद खनिज संपदा से परिपूर्ण बिहार एक बार फिर मालामाल होने वाला है। बिहार में पोटाश, क्रोमियम और निकेल के भंडार मिले हैं। औरंगाबाद और गया में पोटाश तो रोहतास में क्रोमियम और निकेल के भंडार का पता चला है, जिसके खनन की इजाजत केंद्र सरकार ने बिहार को दे दी है। खान मंत्रालय की ओर से दिल्ली में आयोजित अनलॉकिंग पोटेंशियल ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन में बिहार को खनन के लिए 4 ब्लॉक आवंटित किए गए। इनमें औरंगाबाद और गया जिले में पोटाश का 1-1, जबकि रोहतास जिले में क्रोमियम और निकेल का 1-1 माइनिंग ब्लॉक शामिल है। खनन ब्लॉक की अनुमति मिलने के बाद बिहार के खनन मंत्री बेहद उत्साहित हैं। बिहार प्रदेश में क्रोमियम और पोटेशियम भारी मात्रा में मिला हुआ है। देश की आजादी के बाद बिहार की पहचान खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य के तौर पर होती थी। देश का कुल 50% कोयला, बॉक्साइट और लोहा, साथ में 100% तांबा बिहार में ही पाया जाता था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया और बिहार ने अपनी खनिज संपदा भी खो दी। चुनाव लड़ने और जीतने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। वर्षों से मुखिया बनने का ख्वाब पाले एक युवक को उसकी जाति का सर्टिफिकेट किसी तकनीकी वजह से नहीं बना तो उसके ख्वाब पर पानी फिरने लगा। उसने पास के गांव की एक लड़की के साथ बगैर लग्न और बैंड बाजे के मंदिर में 7 फेरे ले लिए। साथ ही लड़की की विदाई कराकर अपने घर भी ले आया। इस लड़की का जाति प्रमाण पत्र पहले से ही है। 7 फेरे लेने के बाद उसने कहा कि हम ना सही, हमारी पत्नी ही सही। अब वही चुनाव लड़ेगी और उसे हम जीत का सेहरा भी पहनवाएंगे। ये घटना जिले के खिजरसराय प्रखंड के होरमा पंचायत के बिंदौल गांव की है। यहाँ दांगी समाज के युवक आदित्य कुमार और राहुल इस बार पंचायत मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। वो अपना दस्तावेज को मजबूत कराने और प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने प्रखंड के विभिन्न दफ्तरों का चक्कर लगा रहे थे। इसी बीच उन्हें पता चला कि उनकी जमीन से संबंधित खतियान में उनके नाम के साथ दांगी शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। फिर क्या था, पद न छूट जाए इसलिए शादी कर ली। कोरोना काल में आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, लेकिन नौनिहालों के बौद्धिक और शारीरिक विकास प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा घर घर आंगनबाड़ी योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाएं अपने अपने क्षेत्र के बच्चों के घर खिलौने और वीडियो गेम लेकर पहुंचती हैं। इन हाईटेक उपकरणों की मदद से नौनिहालों को खेल खेल में पढ़ाती हैं। इतना ही नहीं, पढ़ाई के साथ सही पोषण का ध्यान रखते हुए बच्चों को पौष्टिक लड्डू भी दिए जाते हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत अपने घर में ही आंगनबाड़ी जैसा माहौल मिलने से नौनिहालों में खुशी है। ये गृह भ्रमण के दौरान जो है हम स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बाल विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी द्वारा कई तरह की सेवाएं बच्चों और महिलाओं को दी जा रही हैं। हालांकि कोरोना काल में इस पर असर देखा गया, लेकिन उससे पार पाने की कोशिश जारी है। कोरोना वायरस संक्रमण का संकट काफी हद तक कम हो चुका है। इसके बाद बिहार की राजधानी पटना में इस बार दुर्गा पूजा की संभावना है। पंडाल और मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने का आदेश जिला प्रशासन ने दे दिया, जिसके बाद बंगाल से आए कारीगर मूर्ति के निर्माण में जुट गए। हालांकि इसके लिए शर्त भी है। दरअसल पूजा समिति को पंडाल और मूर्ति के लिए जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस में इस बार कोविड प्रबंधन के मानकों के अनुपालन की शर्त को भी जोड़ा गया है और जिला प्रशासन जब चाहे तब अनुमति को रद्द कर सकता है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के शुरू होने में अभी 1 महीने का वक्त है। 7 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलने वाले दुर्गा पूजा में इस बार पुरानी रौनक रहेगी या नहीं, इसको लेकर संशय है। ये इसलिए भी है क्योंकि सरकार का कोई लिखित आदेश दशहरा को लेकर सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ पूजा समिति को जिला प्रशासन से पूजा के पहले लाइसेंस लेने के लिए कहा गया है। पटना के शहरी इलाकों में छोटे बड़े कुल 100 से ज्यादा दुर्गा पूजा के पंडाल स्थापित होते हैं। कोरोना की वजह से झारखंड में मंदिरों के कपाट बंद हैं। प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मां छिन्नमस्तिका देवी मंदिर में इक्के दुक्के श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले तक रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ रहती थी, वहीं आज सन्नाटा पसरा है।
मंदिर का कपाट कोरोना के कारण 22 अप्रैल से बंद है। मंदिर बंद होने के कारण यहाँ पर श्रद्धालु नहीं पहुँच रहे। ऐसे में यहाँ के हजारों दुकानदार, मंदिर के पंडा और पुजारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी। किसी तरह से दुकानदार कर्ज लेकर गुजारा कर रहे हैं। पुजारियों का कहना है कि जब शराब की दुकानें, मॉल, बियर बार, मार्केट, पार्क को खोल दिया गया, वैसे में श्रद्धा का केंद्र रजरप्पा मंदिर को भी खोल देना चाहिए। सरकार आदेश दे तो कोविड गाइडलाइन के तहत श्रद्धालुओं से पूजा करवाया जाएगा। आकर्षक और रंग बिरंगी गणेश की इस प्रतिमा को गोबर से तैयार किया गया है। इसे तैयार किया है कोरबा के धवईपुर की महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने। खास बात यह है कि मूर्तियों को रंगने के लिए किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि प्राकृतिक रंगों से इसे सजाया गया है। बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। घर के गमले या खेत में मूर्तियों को विसर्जित करने पर ये कंपोस्ट खाद बन जाएंगी। यही वजह है कि धवईपुर के जननी स्व सहायता समूह ने गणेश उत्सव जैसे पर्व पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की है। लोग भी समूह की बनाई मूर्तियों को सराह रहे हैं। देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ को लेकर अमृत महोत्सव का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इसी को लेकर गुरुवार को बिहटा के आनंदपुर स्थित केंद्रीय गृह रक्षा वाहिनी के परिसर में 6ठी बटालियन ITBP पटना के तरफ से साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 6ठी बटालियन ITBP पटना के DIG संजीव कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं इसके अलावा सिविल डिफेंस के SP विजय प्रसाद, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के कमांडेंट जयंत कुमार भी मौजूद थे। DIG ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह साइकिल रैली पटना से रायबरेली और उसके बाद दिल्ली राजघाट तक जाएगी। दरअसल देश के आजादी के 75वें वर्षगांठ पर पूरे देश में अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रैली में 12 सदस्य टीम शामिल है। 2 अक्टूबर को दिल्ली राजघाट पर इसका समापन ITBP मुख्यालय की तरफ से किया जाएगा। कालजयी कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक पर बनी शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम का गुलाब बाग अब मक्की और बड़ी व्यावसायिक मंडी के नाम से विख्यात हो गया है। तीसरी कसम फिल्म में चर्चित गुलाब बाग मेला को भी फिल्माया गया था। लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि शैलेंद्र, राज कपूर और वहीदा रहमान भी यहाँ आए थे। कहते हैं कि पीर बाबा गुलाब शाह के मजार के नाम पर ही गुलाब बाग नाम पड़ा है। कभी यहाँ का मेला देश विदेश में चर्चित था। आज वह ऐतिहासिक मेला धूमिल पड़ने लगा है। गुलाब बाग में कभी गुलाबोबाई के मुजरे की गूंज गूंजती थी, आज वहाँ सब वीरान हो गया है। गुलाब बाग व्यावसायिक मंडी में हर रोज हजारों मजदूर काम करते हैं, लेकिन मंडी में कीचड़ और जलजमाव के कारण इस बड़ी मंडी का अस्तित्व मिटने के कगार पर है। हालांकि स्थानीय विधायक कहते हैं कि मंडी के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जल्द ही इस राशि से यहाँ विकास होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।